डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। तो सॉरी जी फॉर सर, दी कंटिन्यू। these differences, these technical glitches। तो आपको ऐसे लिखना है, हर हफ्ते लिखना है, और उससे बिल्कुल आपको काम चोरी नहीं करनी है। अगर आपने वो किया तो आपके लिए ये राह बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। I would request everybody, please mute your mic so that there would be no difference disturbances. बैटरी चली गई क्या? मुझे लगता है कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं हम हाँ, लोगों को, तो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। वो ज्वाइन तो हो गए हैं। अच्छा, जिनका माइक ऑन हो वो बंद कर दें। कृपया आप अपना अपना माइक बंद कर लें ताकि आप मेरी बात अच्छे से सुन पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी कंटिन्यू। का। तो इसलिए आपको हर हफ्ते एक ऐसे जरूर लिखना है, उसमें कोई भी कोताही नहीं करनी है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड कमजोर है तो तब भी आपको ऐसे में हेल्प मिलेगी। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तब भी आप ऐसे जरूर लिखें। और अगर आप ऐसे लिखते हैं उसके बाद भी आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव नहीं होती है तो आप और ज्यादा लिखें ताकि आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो। वो एक बहुत जरूरी चीज है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जब यूपीएससी के मेंस का सिलेबस देखते हैं तो आप पाएंगे कि यूपीएससी कुछ टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछता है, कुछ टॉपिक से वो क्वेश्चन नहीं पूछता। आपको इस चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा जीएस में, क्योंकि ऑप्शनल सबका अलग अलग होता है तो मैं उसमें विशेष रूप से नहीं बता सकता। अगर अगर किसी का हिंदी साहित्य होगा तो फिर हम बाद में देखेंगे, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जीएस की बात अगर हम करें तो आप जैसे पेपर 1 की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से एक या दो प्रश्न आते हैं, और जो प्रश्न आते हैं वो इतने कठिन होते हैं कि उनको डॉक्टर वर्मा जैसे लोग ही हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी कभी आसान भी आ जाते हैं। तो रिवार्ड रेशियो बहुत कम है, तो आप आर्ट एंड कल्चर पर अपना ज्यादा समय खराब ना करें। कोशिश करें कि आपको अच्छे नोट्स कहीं से आप अरेंज कर लें, या कोशिश करें आप अपने आप नोट्स बना लें और उन पर ज्यादा मेहनत ना करें, क्योंकि रिवार्ड रेशियो बहुत कम है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है। वो बहुत बहुत जरूरी चीज है। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो एक क्वेश्चन आया था कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761, व्हाई वेयर सो मेनी एम्पायर बैटल्स फॉट एट पानीपत। उनका कहना था कि पानीपत में इतनी लड़ाइयां क्यों हुई, पानीपत में इतनी लड़ाइयां हुई हैं, 3 तो सभी जानते हैं, उसके अलावा भी हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ, पानीपत में ऐसी क्या खास बात है। आप कोई भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये उत्तर ही एनालिटिकल अप्रोच पर है। जब जब तक आप चीजों को एनालिसिस नहीं करेंगे, पानीपत में जितनी लड़ाइयां हुई हैं उनको बारीकी से नहीं देखेंगे, उनको कंपेयर नहीं करेंगे, रीडिंग बिटवीन दी लाइंस नहीं करेंगे, आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आप लोगों की जब मैं बात करता हूं, मैं तो डॉक्टर वर्मा को छोड़ देता हूं, क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा तो एक्सेप्शनल आदमी है हिस्ट्री में, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं। आप हिस्ट्री में एक चीज और पाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आते हैं। कभी कर्जन पूछ लेते हैं, तो कभी डॉक्टर अंबेडकर पूछ लेते हैं, तो कभी गांधी पूछ लेते हैं, तो कभी सुभाष चंद्र बोस पूछ लेते हैं, लेकिन वो पूछते जरूर हैं। कभी कभी दो पर्सनालिटीज को कंपेयर करा देते हैं। अब आपको पर्सनालिटी बेस्ड मटेरियल किसी भी बुक में सीधे नहीं मिलेगा जो हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। हम विपिन चंद्रा पढ़ते हैं, आपको पर्सनालिटी बेस्ड मटेरियल सीधे सीधे नहीं मिलेगा, एक जगह पर छितराया हुआ होगा, बटा हुआ होगा। और केवल पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उनका आज के टाइम में क्या रिलेवेंस है। वो आपसे गांधी की रिलेवेंस पूछ सकते हैं, वो आपसे अंबेडकर की रिलेवेंस पूछ सकते हैं, वो आपसे किसी और विषय की किसी और पर्सनल कर्जन की रिलेवेंस पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि कर्जन वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आपको उस अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपकी एनालिटिकल अप्रोच काम आएगी। उसके अलावा अगर आप आए नीचे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से एक प्रश्न आता है, रिवार्ड रेशियो बहुत कम है, आप इस पर थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ दें, आप थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा दे सकते हैं। वर्ड हिस्ट्री से भी एक ही क्वेश्चन आता है, सिलेबस बहुत बड़ा है, आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए जैसे उठते हैं, क्योंकि प्रश्न एक ही आना है, जनरली एक ही आता है। किसी साल यूपीएससी गूगली फेंक दे तो अलग बात है। तो बहुत ज्यादा आप अगर उसमें मेहनत करेंगे कि आप अर्जुन देव भी पढ़ें, आप मार्विन लो वाट एवर बुक इट इज वो भी पढ़ें और 10 और किताबें पढ़ें, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि प्रश्न एक आना है, रिवार्ड रेशियो बहुत कम है। ज्योग्राफी में अगर आप आए तो आप पाएंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी से मेंस में यूपीएससी प्रश्न बहुत बहुत कम पूछ रही है। फिजिकल ज्योग्राफी में उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस कहाँ है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पर।
डिजास्टर मैनेजमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए किताबों में बहुत कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंटली उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप यूट्यूब पर जाएं, यूजीसी के वीडियोस देखें, ईपीजी पाठशाला के वीडियोस देखें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से डिस्कस करें। आपको वहां से लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई रेडीमेड मटेरियल आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। और किसी कोचिंग का मटेरियल भी किसी साल के लिए रिलेवेंट हो सकता है, हर साल के लिए वो मटेरियल रिलेवेंट नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहले पेपर के आखिरी खंड में अगर हम आए सोशल इश्यूज में, तो आप पाएंगे सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, वुमेन, पॉपुलेशन। इनसे एक एक सवाल हर चीज से आता ही है। इनमें से 3-4 सवाल आपको मिल जाएंगे। अगर इतना जानने के बाद भी आपने इस पर अच्छे से मटेरियल तैयार नहीं किया है, अच्छे से इसकी तैयारी नहीं की है, तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। लिख लीजिए मेरी बात, आप नहीं है, क्योंकि आपने उन चीजों पर तैयारी नहीं की जो लो हैंगिंग फ्रूट हैं। आम पेड़ में लगा है, ऐसा लगा है कि आप लेट के भी तोड़ सकते हैं, और आप उसमें इंटरेस्ट, आप आलसी बन रहे हैं, आप उसको तोड़ नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको इन चीजों की तैयारी नहीं करनी है। अगर मैं GS2 की बात करूं, तो कोर पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं वो फंडामेंटल राइट, DPSP से आते हैं, प्रियम्बल से आते हैं। आपको इन चीजों की अच्छी तैयारी करनी है, लेकिन आपको फोकस कहां पर करना है मेंस में? लेजिस्लेचर, विधायिका से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। इलेक्शन, हर साल प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने इन चीजों की तैयारी नहीं की, तो आप मान लीजिए कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं हैं। और ये जो प्रश्न आ रहे हैं, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। तो आपको इसके लिए इफर्ट करना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आ रहा है। अगर आपने सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप एग्जाम में जाना आपका बेकार है। अगर आपने फेडरलिज्म नहीं पढ़ा है, हर साल क्वेश्चन आता है, और कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आपका परीक्षा हाल में मेंस के लिए जाना बेकार है। लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर आपने तैयार नहीं किया है, आपका परीक्षा हाल में जाना बेकार है। अगर आपने सोशल जस्टिस में पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, हर साल इन सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है। कितना आसान है यूपीएससी, देखिए कितना आसान है। अगर आप चीजों को पकड़ लें, और अगर आपने इसमें योजना पढ़ रखी है, कुरुक्षेत्र पढ़ रखी है, मिंट के आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, आपके लिए इजी सेलिंग है। लेकिन आप चिपके रहे लक्ष्मीकांत से, तो अब आपके लिए ये चीजें बहुत बहुत मुश्किल होने वाली हैं, मैं बता रहा हूं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। गवर्नेंस की बात करें तो सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन हर साल आता है। कितना इजी है। यूपीएससी ने आपको टॉपिक बता रखा है कि हम इससे प्रश्न पूछेंगे, अब आज मैदान। अब अगर आप उसके बाद ही मैदान में तैयारी से ना पहुंचे, तो फिर ये गलती ना यूपीएससी की है ना कोचिंग की, ये गलती आप। कितना आसान है। यूपीएससी हर साल इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन टॉपिक से, और ये टॉपिक्स बड़े नहीं है। आपको 3 से 4 पेज के नोट्स बनाने हैं, गुड इनफ, उतना काफी है। और आपको अपना दिमाग खुला रखना है। अगर आप ये कर पाते हैं, तो ये आपका नाम होली पीडीएफ में आ सकता है। अगर आप नहीं करते हैं, आलसी बनते हैं, उस अप्रोच को नहीं पकड़ते हैं, तो आप स्ट्रगल करते रहिए। नो मैटर आपने लक्ष्मीकांत कितनी पढ़ी है, आप लक्ष्मीकांत केवल पढ़ के मेंस में कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉलिटी के पेपर में, पेपर 2 में, ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, क्योंकि लक्ष्मीकांत अकेले पर्याप्त नहीं। आप इकोनॉमी की बात करें तो करंट गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आता है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी से क्वेश्चन लगभग नहीं आ रहे हैं। करंट गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आएंगे, करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे पूछेगा। जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बताइए आप, वो आपसे पूछेगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सीधे सर्विस सेक्टर डेवलप हो गया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ, कारण बताइए। अगर आप इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, उसके बारे में आपने तैयारी नहीं कर रखी है, मटेरियल नहीं जुटा रखा है, अपने आप को उसके लिए पारंगत नहीं कर रखा है, तो आपके लिए मुश्किल बिल्कुल होने वाली है। आप परीक्षा में वही लिख के आएंगे जो आपको आता है, यूपीएससी नंबर नहीं देगा, क्योंकि यूपीएससी को वो चाहिए जो उसने पूछा है। अगर आप इफ यू पुश द राइट स्ट्रिंग, आपने गिटार में सही अगर तार को छू लिया, सही धुन निकलेगी, गलत कुछ हुआ तो गलत निकलेगी। और गलत आपने धुन बजाई नहीं कि यूपीएससी आपके पेनाल्टी अलग से काट लेगा, पेनाल्टी मार्क्स अलग से काट लेगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से इकोनॉमी में हमेशा क्वेश्चन आता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, ट्रांसिशन ऑफ इकोनॉमी से हर साल वो प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। बजट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप बजट के बाद वाली योजना पढ़ लीजिए अच्छे से आप, और उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप अगर वो नहीं पढ़ेंगे, आप सोचेंगे मैं रमेश सिंह पढ़ रहा हूँ, फिर आप मुश्किल में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक क्वेश्चन आता ही है, और वो करंट नेचर का होता है। उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स बेसिकली डिस्कस होती हैं। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपसे पूछ लिया अमृत बताओ, या तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा, सीधी सी बात है। लिबरलाइजेशन से एक क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एमएसपी से क्वेश्चन जनरली
एग्रीकल्चर में आ ही जाता है, सीधा है, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट केवल 10 पेज का टॉपिक है, आप 10 पेज का नोट्स बना लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको कर लीजिए, तो हम करते क्या है, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं सेकंड ARC की रिपोर्ट, पढ़ते रहिए, टाइम ज्यादा खराब होगा, क्वेश्चन आने हैं 2-3 मैक्स। तो आपको रिवार्ड रेशियो देखना पड़ेगा। साइंस टेक कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज होती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप क्लास 12 में नहीं है, आपकी उम्र इतनी हो चुकी है कि आप उसको समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है और चीजें बहुत आसान है। नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर जाइए, डालिए और आपको सब समझा दे। तो प्लीज डू इट। तो आपका बेसिक फोकस एसईओ एथिक्स पर होना चाहिए। जीएस की अप्रोच मैंने आपको बता दी, 3 अप्रोचेज आपको लेके चलना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत मस्ट है, बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके नहीं, जैसे घोड़े के आंखों पे लगा देते हैं ना, सीधा चले, आप तैयारी नहीं करनी है। आपको आंख और दिमाग दोनों खोलने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। लोग 4-4 घंटे द हिंदू पढ़ते रहते हैं, मुझे उनसे बेकार एस्पिरेंट्स कोई नहीं लगते। हिंदू बहुत जरूरी है, 1 घंटे से 1.5 घंटा पर्याप्त है। आर्टिकल काट के मत रखिए, गलती से भी मत रखिए। आप हर आर्टिकल से 1-2 सेंटेंस ऐसे निकाल लीजिए जिसको आप एग्जाम में यूज कर पाए, उससे ज्यादा किसी आर्टिकल का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियरिफाई कर देता हूं कि जो हिंदू में आर्टिकल होते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी हमेशा नहीं होते हैं, कुछ हो भी सकते हैं, ज्यादातर आर्टिकल मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं होते हैं। ऑथर का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, वो उसकी बात करता है, आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है। आप वहां से जो लाइंस रिलेवेंट है 2-4 सेंटेंसेस ले लीजिए, फिर उस पर गूगल सर्च कर लीजिए, आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वहां पर डेवलप करके और पॉइंट्स इंटरनेट से निकाल के लिख लीजिए। जीएस मेंस में जितने भी टॉपिक्स यूपीएससी ने दे रखे हैं मेंस के सिलेबस में, पेपर 1, 2, 3 में, हर टॉपिक की डिफिनेशन आपके पास 3 लाइन की तैयार होनी चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इंटरनेट से, स्टैंडर्ड वेबसाइट से निकालिए, IMF से निकालिए, वर्ल्ड बैंक से निकालिए, और कोशिश कीजिए कि आपके पास एक कंक्लूजन भी तैयार हो। हालांकि वो कंक्लूजन आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर नीड ऑफ द एग्जाम, तो वो आपके पास तैयार होनी चाहिए। अगर आपके पास वो तैयार है तो आप मान लीजिए कि आपने कवच और कुंडल तैयार कर रखे हैं और लड़ाई के लिए आप एकदम तैयार हैं। अगर वो आपके पास तैयार नहीं है तो फिर आप मुश्किल में हैं। आप डिफिनेशन सोचते रहिए, अपना टाइम एग्जाम में खराब करते रहिए। अपने आंसर्स में वैल्यू ऐड कीजिए। जब मैंने आपको बताया ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आप कैसे लाएंगे, एनालिटिकल अप्रोच कैसे लाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए। नीति आयोग की इतनी बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं, इंडिया एट 75, 3-year एक्शन एजेंडा, बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपाइलेशन। अभी मैं रिसेंटली मैं राजीव कुमार जी से मिला, मतलब ऑनलाइन इसी तरह की मीटिंग पर, जो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। मैंने उनसे काफी डिस्कस किया, तो मैंने देखा नीति आयोग इतना अच्छा काम कर रहा है और इतनी अच्छी रिपोर्ट्स देता है कि आप अगर उनको पढ़ लीजिए आपका ज्यादातर काम हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट जरूर पढ़िए, लेकिन पूरी पूरी रिपोर्ट पढ़िए और अपने मतलब के पॉइंट निकाल लीजिए। बार बार उन रिपोर्ट्स पर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब निकाल के अपने नोट्स बना लीजिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस नाम का एक कंपाइलेशन है नीति आयोग का, बहुत अच्छा है। आप जब बिहेवियरल प्रैक्टिस के एग्जांपल देंगे, यूपीएससी आपको अच्छे नंबर देगा, आपको रिवार्ड करेगा, क्योंकि जब आप दिखाते हैं कि आपको थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस का भी आइडिया है, आप उसका, आपको क्योंकि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी में नहीं हो सकता, थ्योरी को आपको इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिस में। तो अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेज अच्छे अच्छे एग्जांपल अपने आंसर में देते हैं तो आपको यूपीएससी डेफिनेटली रिवार्ड करेगा। और ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेज के नाम से, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कमिटीज हैं, लक्ष्मीकांत में कुछ कमिटीज दी हैं, बहुत सारी और कमिटीज हैं। वो में वुमेन की बात करें तो जस्टिस वर्मा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन दे दीजिए, एआरसी की दे दीजिए, वो भी अपने आप में बहुत आपके जो आंसर्स होंगे उनको एक वैल्यू एडिशन देगा, उस वैल्यू एडिशन से आपके अच्छे नंबर आएंगे। डायग्राम चार्ट आपको हर क्वेश्चन में बनाना है, आप नहीं बनाएंगे कोई और बाजी मार के ले जाएगा, क्योंकि 1000-1500 लोग ऐसे हैं जो हर साल बनाते हैं। अगर यूपीएससी को वो लोग मिल रहे हैं तो वो आपकी तरफ क्यों देखेगा? व्हाट इज स्पेशल इन यू? आपको उन लोगों में शामिल होना जो हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं, और आप एग्जाम में डायग्राम नहीं बना पाएंगे, आप एग्जाम में डायग्राम नहीं बना पाएंगे। आपको उसके लिए अपने नोट्स में डायग्राम बना के तैयार रखने पड़ेंगे। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता है मेंस हॉल में, एक तो वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है मेंस जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, फिर आप सोचेंगे मैं डायग्राम एग्जाम में सोच लूंगा, तो आप भूल जाइए। आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी अपने नोट्स में, और जब आपके नोट्स में तैयार है, आपने उसका बार बार रिवीजन किया, तो आपको मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे एग्जामिनेशन में उस डायग्राम को बनाने में। लाइफ साइकिल अप्रोच एक डायग्राम का फॉर्म है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं।
एआरसी की रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन हमेशा आपका अपना होना चाहिए। आप बॉडी में जरूर रिकमेंडेशंस यूज करें, कंक्लूजन में अगर आप कह देंगे एआरसी ने ये कहा, एआरसी ने ये कहा, आपका क्या है, आपको कंक्लूजन अपना देना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एथिक्स, ऑप्शनल और एस्से को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। क्या नहीं करना है इस एग्जाम के लिए, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। बिंदु को 4-4 घंटे नहीं पढ़ना है, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। 1 से 1.5 घंटा बहुत है। कभी बहुत अच्छा पेपर आ गया तो आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, जिस दिन खराब आ गया 45 मिनट में खत्म कर दीजिए। इन एवरेज वो 1.5 घंटे होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग पहले दिन से स्टार्ट नहीं करनी है। जब आपके पास सफिशिएंट नोट्स तैयार हो, आप उन नोट्स को बिना देखे लिख सकते हो, रिवीजन हो चुका है आपका, तब आप आंसर राइटिंग शुरू करें, वरना कोई फायदा नहीं है। रीडिंग रेफरेंस बुक फॉर ईच टॉपिक, हर टॉपिक के लिए एक रेफरेंस बुक पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ना है तो उसके अलावा मिडिवल के लिए आप जो है दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, एंशिएंट के लिए तीसरी किताब पढ़ रहे हैं। आपको इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री आती है, उस तक काफी। अब इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह भी पढ़ रहे हैं, श्री राम भी पढ़ रहे हैं, साथ में आपको शंकर गणेशन, ही इज माय बैचमेट मेरी सर्विस में, अब उसकी किताब भी पढ़ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। एक किताब पढ़िए बस। ये 3 अप्रोचेज डेवलप कीजिए अपने दिमाग में। आप एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ रहे, जैसे मैंने आपको बताया, आप क्वेश्चन यूपीएससी कहीं से पूछ रहे हैं, पढ़ आप कुछ और रहे हैं, आपके नंबर नहीं आएंगे, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो आपको एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, और वो एनालिसिस आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप सोचें कि आप कोचिंग जाएंगे वो आपको बता देंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। आपकी अगर स्पीड कम है और आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, आप स्पीड नहीं बढ़ाते, अगर आप 3 घंटे में 4500 वर्ड नहीं लिख सकते, एग्जाम आपके लिए नहीं है। अगर अभी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम तक लिखना शुरू कीजिए। अगर नहीं लिख पा तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, आप इस एग्जाम को छोड़ दें। तो आपकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्पीड बहुत जरूरी है। दीज वेयर फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई प्रश्न हो जिसका अभी तक आपको जवाब ना मिले इतनी चीजों से, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। प्लीज बी पार्लियामेंट्री इन योर लैंग्वेज, बिकॉज दिस वीडियो विल गो ऑन द यूट्यूब एज वेल। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। हाँ जी, जी बताइए। सर आंसर राइटिंग में सर एनालिटिकल अप्रोच रखनी है या फैक्ट भी डाल सकते हैं? एक्चुअली जब फैक्ट रखते हैं हम लोग तो जो वर्ड्स होते हैं वो कम हो सकते हैं। 300 वर्ड्स में लिखने हैं, अगर फैक्ट लिखा जाए तो कम हो सकते हैं। एनालिटिकल अप्रोच में कभी कभी ऐसा होता है सर कि वर्ड जो लेंथ होती है बढ़ जाती है 300 से ज्यादा, और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। उसके लिए सर क्या करें? देखिए ऐसा है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको प्रश्न की डिमांड, क्या वो एनालिसिस मांग रहा है। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न डिस्कस किया पानीपत के मैदान के बारे में, वहां हुई लड़ाइयों के बारे में, तो निश्चित रूप से आपसे एक एनालिसिस मांग रहा है, क्योंकि आपसे फैक्ट नहीं मांग रहा है। जहां पर अब देखिए जीएस का 1, 2, 3 जो पेपर है, उसमें आपको थोड़ा फैक्चुअल होना है, क्योंकि आपको लिखना बहुत ज्यादा होता है और जगह बहुत कम होती है, क्योंकि आंसर सीट में क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं। तो वहां पर आपको फैक्चुअल होने की जरूरत है, लेकिन आप सारे प्रश्नों में फैक्चुअल नहीं हो सकते। तो आपको एनालिटिकल अप्रोच को भी, क्योंकि अगर आपसे उसने कह दिया कि इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, तो आप क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? आपको एनालिसिस लाना पड़ेगा उसको, लेकिन आप उस एनालिसिस को पहले से करके रखिए, ताकि आप उसको 1.5, 2, 3 लाइनों में खत्म कर सके। ऐसा ना हो कि आप उसकी एनालिसिस करने के लिए आपने आधा पेज ले लिया। तो एनालिसिस भी आपकी फैक्चुअल नेचर की होनी चाहिए, ताकि वो कम शब्दों में आ सके। जब मैं फैक्चुअल नेचर कह रहा हूं तो मेरा मतलब है कि वो कम शब्दों में आ सके। देखिए यूपीएससी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो पूरी तरह फैक्चुअल हो। आपसे एनालिसिस को पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि अगर जरूरी ना हो तो आप पूरा सेंटेंस भी ना लिखे, फिगर बना के चीजें बता दें उनको कि ये है, ये है, ये है, और पूरा सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। फैक्चुअल अप्रोच राइटिंग में लाएं, लेकिन एनालिटिकल रहें अप्रोच में। अब आई होप आप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और है सर। हाँ जी बताइए। एक्चुअली सर कभी कभी होता है आंसर राइटिंग लिखते टाइम कि वो कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता इसको रखना उचित होगा या दूसरा कॉन्सेप्ट रखना उचित होगा। जैसे कभी कभी जियोग्राफी में ये क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सर। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन, देखिए यूपीएससी में जो क्वेश्चन मेंस में आते हैं वो कम से कम 2 से 3 सेंटेंस का होता है मिनिमम। जनरली 3 सेंटेंस का होता है। आप तीनों सेंटेंस अलग अलग कर लें, हर सेंटेंस के कोर एरियाज फाइंड आउट कर लें, और आप सिर्फ इतना देखें कि हर कोर एरिया पर मुझे कुछ सेंटेंस लाइनें लिखनी है। मान लिया कि आपने 3 सेंटेंसेस में आपको 6 कोर एरियाज मिले, तो आपको 6 चीजों पर कुछ ना कुछ लिखना है। उस तरह से आपको अपनी बॉडी बनानी है, ठीक है। और मल्टी डिसिप्लिनरी रहना है, लेकिन उस सेंटर पॉइंट से, कोर एरिया से दूर नहीं जाना है। आपके हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कोर एरिया आना चाहिए।
और डायमेंशंस आप कोई भी दें वो इमटेरियल है, क्योंकि डायमेंशन आप देंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन वो कोर एरिया आना चाहिए, क्योंकि जब वो कोर एरिया आ जाएगा तो आप क्वेश्चन की डिमांड से भटकेंगे नहीं। तो इसलिए तीन जितने भी सेंटेंसेस क्वेश्चन में उनको अलग कर लें, हर सेंटेंस के कोर एरिया देख लें, उसके बाद देख लें लास्ट में क्या कह रहा है, कमेंट कह रहा है, इलेबोरेट कह रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन कह रहा है, उस हिसाब से अपना क्वेश्चन बिल्ड करें। अगर क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है तो 60% आपको निगेटिव लिखना है और फिर कंक्लूजन देना है। अगर एग्जामाइन कर रहा है या कमेंट कर रहा है तो मतलब 50-50 दोनों पॉजिटिव निगेटिव लिख लें और बाद में आपको फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देना है। तो आपको कोर एरिया जब आप सर्कल कर लेंगे क्वेश्चन के कि वो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। अगर वो कह रहा है कि व्हाट आर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, पहला सेंटेंस हो गया। फिर बोल रहा है हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच ए ग्रोथ प्रोसेस, दूसरा सेंटेंस। तीसरा एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तीन सेंटेंसेस हो गए। पहले सेंटेंस का कोर एरिया क्या है, फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ की फीचर्स के बारे में बताना है और आपको इसी ऑर्डर में जाना है जिस ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फीचर्स बताने की इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। दूसरे सेंटेंस में जब आप आए तो आपने क्या, डू यू एग्री विद दिस दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द सॉरी हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच ए ग्रोथ प्रोसेस। अब आपको इंडिया के बारे में बताना। अभी तक आप जनरल बता रहे थे, ग्लोबल लेवल पर बता रहे थे, अब आपको इंडिया में कि इंडिया ने सक्सेसफुल रहा है, तो आप इसमें एक अप्रोच नहीं ले सकते, ना तो आप पॉजिटिव ही ले सकते ना निगेटिव, आपको दोनों बताने पड़ेंगे। इंडिया ने सक्सेसफुल रहा जरूर है लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, तो आपको इन दोनों चीजों को लिखना है। थर्ड चीज में एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आपका टोटली एनालिसिस पार्ट हो गया कि एनालाइज करना है और मेजर्स बताने हैं। तो आपको यहाँ समस्याएं बतानी है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, तो आपको अपने मेजर्स सजेस्ट करने हैं। चाहे उसमें आप आरबीआई की कमेटी की रिपोर्ट दीजिए, रिकमेंडेशन दीजिए, चाहे अपने आप सजेस्ट कीजिए, चाहे जनधन का एग्जांपल दीजिए, कुछ भी कीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन टैकल करना है। पहले इसको सेंटेंसेस में डिवाइड करना है, फिर आपको कोर एरियाज देखना है मांग क्या रहा है। अब वो बोल रहा है आपसे कि सेलिएंट फीचर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, आपने उसमें बता दिया कि फलाने ने ये इंक्लूसिव ग्रोथ की डिफिनेशन ये दी है, ढिकाने ने ये दी है, उन्होंने ये दी है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको फीचर्स बताने हैं। उसने फीचर्स पूछा है कि मतलब फीचर्स क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है तो उसके फीचर्स क्या होते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ होती है तो हैव्स एंड हैव्स नॉट्स के बीच में एक डिफरेंस कम होता है, ट्रिकल डाउन की जगह पर लोगों को प्रॉस्पेरिटी आती है, मास लेवल पर आता है, कुछ ही लोगों के पास पैसा नहीं रहता, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटी मीट होती है, पॉवर्टी लेवल कम होता है। आपको तो वो आपको पता नहीं, आप डिफिनेशन बताते रहेंगे कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा, आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। एनीवन एल्स? सर नमस्ते। हाय सर, मैं जो है जॉब में हूँ सर। सर ये कहना चाह रहे थे कि जॉब के साथ टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, ये इसके बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि आप ये पहले मुझे बताएं कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है, क्या आप पहले से तैयारी करते हैं? हम तो सर आईएएस नहीं, मेरा तो आईएएस नहीं देते हैं सर, सिविल पीसीएस यूपी पीसीएस देते हैं। और हमने सर मेंस लगातार कम से कम 7-8 मेंस दे रखा है। यूपी पीसीएस के 7-8 मेंस आपने दे रखे, तब तो आप जॉब के साथ कर सकते हैं। आप किस डिपार्टमेंट में है? सर हम शिक्षक हैं, प्राइमरी टीचर हैं। अरे मेरे बैच में कम से कम 7 से 8 5 से 6 लोग ऐसे थे जो प्राइमरी शिक्षक आए थे। अभी मेरे पास लेटेस्ट बैच आया था ट्रेनिंग पर, कॉल ऑन करने आया था, उसमें भी 5 लोगों में एक आदमी प्राइमरी टीचर था। तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं, 1 बजे के बाद तो आपका टाइम ही टाइम है, संडे भी आपका टाइम ही टाइम है, सबसे ज्यादा छुट्टी इस समय थोड़ा काम बढ़ गया है, सब बड़ा सब पेपर वर्क वगैरह होता है। तो देखिए जॉब में ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आप जो है आपका फोकस तैयारी पर होना चाहिए। जॉब में चीजें चलती रहेंगी, देखिए जॉब में हेडेक रहता है, बिना हेडेक के कोई जॉब नहीं होता, लेकिन आपने चूंकि इतने मेंस दिए हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं। कोशिश करिए कि 5 से 6 घंटे आप डेली निकाल लें किसी भी तरह से। जी जी, थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? हेलो सर, नमस्ते जी नमस्कार, बताएं मैडम। सर मेरा ये सर ऑप्शनल को लेके सर जो क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश में जी सर, उसको लेके आप बताइए कैसे क्या करें। मतलब आप यूपीएससी आईएएस मेंस के जो जीएस का जो पेपर होता है उसकी बात करें, लैंग्वेज का। मैडम देखिए उस पेपर को क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एस्से पर अपनी कमांड कर लें, क्योंकि आपका देखिए एस्से 100 नंबर का आता है, क्वालिफाइंग आप 70 में हो जाते हैं। एस्से में अपनी कमांड कर लें। अगर आपको ग्रामर में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा कम ध्यान दे सकती हैं। और प्रेसेस राइटिंग जो आती है बहुत आसान होती है। यूपीएससी आपको एक सीट देता है जिसपे आपको ब्लॉक्स में लिखना होता है, आप उस पर उपकार की किताब ले लीजिए, कोई और किताब ले लीजिए, प्रेसेस राइटिंग इससे आप अपना अच्छा कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि और कोई कारण है कि आप उसको क्वालिफाई ना करें। तो इन 2 चीजों पर स्पेशल फोकस कर दीजिए। और वैसे भी ये क्वालिफाइंग पेपर है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप तभी ज्यादा ध्यान दें जब आपको डर हो कि ये गड़बड़ हो सकता है। 2 चीजें गुड इनफ है,
करीब करीब मेरे ख्याल से 200 नंबर का ये आता है, 70 नंबर लाने होते हैं. यू विल डू इट. थैंक यू सर. Anybody else? I know I taken a lot of time of your precious time because a lot of people I'm seeing are still studying. So I know that I have taken your precious time, but still you have any question, I would love to answer that. गुड इवनिंग सर. जी सर एसे राइटिंग का कुछ बता दीजिए थोड़ा सा. मैडम, सर- ऐसे का भी सेम चीज है कि आपको 3 ये अप्रोच लेके चलना है. ये सारे पेपर्स में लागू होती हैं, जीएस में से लेकर एसए तक. तो आप सबसे पहले तो ऐसा टॉपिक चुने जिसमें आपको सबसे ज्यादा आपके पास मटेरियल हो. ऐसा टॉपिक ना चुने. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फिलोसफिकल टॉपिक नहीं लूंगा, मैं ये टॉपिक नहीं लूंगा, मैं वो टॉपिक नहीं लूंगा. ऐसा कोई माइंडसेट लेके आप एग्जाम में ना जाएं. आप वो टॉपिक चुने, चाहे वो फिलोसफिकल हो, चाहे वो फैक्चुअल हो, कुछ भी हो, जिस पर आपके पास सबसे ज्यादा शब्द लिखने के लिए हो. शुरुआत के 15-20 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि 2 एस्से आपको लिखने होते हैं, आप सिर्फ वो टॉपिक लीजिए, देखिए उसमें कितने सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस को कीवर्ड्स में डिवाइड कीजिए और हर कीवर्ड पर मल्टी डिसिप्लिनरी, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, जितने भी जीएस में टॉपिक होते हैं के बेसिस पर पॉइंट्स अपने बनाइए. हर को यूपीएससी देखिए कुछ चीजों पर लगातार ऐसे पूछता है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, कुछ टॉपिक पेट हैं यूपीएससी के. आप ऐसे टॉपिक्स पर अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से तैयार करके रखिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में आपका बीपी ना बढ़े. उसके बाद हर जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी कीवर्ड है ऐसे टॉपिक में, सब पर मल्टी डिसिप्लिनरी आप अपने पॉइंट तैयार करें, उनको एक लॉजिकल ऑर्डर दें एग्जाम में और उस पर अच्छा सा ऐसे लिख दें. अगर आपका ऐसा कोई टॉपिक आ गया, मान लीजिए वुमेन, बहुत ज्यादा यूपीएससी इस पर पूछता है, आपके पास इस पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से तैयार होना चाहिए और कंक्लूजन को आप टॉपिक के हिसाब से मॉडिफाई कर लें एग्जाम में. ये बहुत जरूरी है. अगर आप इतना कर लेती हैं, आपके निश्चित रूप से इससे में अच्छे नंबर आएंगे. क्योंकि अगर आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया टॉपिक, जिस भी टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं, आपने केवल उसके एक पोर्शन को ही देखा, आपने चांद को इस तरह से देखा कि मतलब उसका पीछे वाला हिस्सा हम कभी देख नहीं पाते. अगर आपने टॉपिक को इस तरह से देखा तो आपके नंबर नहीं आएंगे. लेकिन अगर आपने टॉपिक को होलिस्टिक व्यू में देखा, मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखा, एनालिसिस उसका अच्छे से किया, ग्लोबल टू लोकल अप्रोच डाली, निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे. लेकिन एक प्रैक्टिस जरूर करें. आप ऐसे हर हफ्ते लिखें और उसका पीयर रिव्यू कराएं. आप मुझे भी फेसबुक पर दे सकती हैं, तो मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं कर दूंगा. लेकिन डॉक्टर साहब को दे सकती हैं, डॉक्टर साहब इज द बेस्ट पर्सन. लेकिन हर हफ्ते ऐसे जरूर लिखें. आपके पहले 5-6 ऐसे बहुत घटिया होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. ओके, थैंक यू सर. एनीवन एल्स? सर नमस्कार. सर मेरा प्रश्न ये है कि एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोलें. जैसे आप बोल रहे हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बोल पाती हूँ. जब भी बोलती हूँ लगता है थोड़ा सा डर है या बीच में रुक जाती हूँ. एकदम बोलूं तो जैसे आप बोल रहे हैं तो हम लोग सुन रहे हैं, एकदम लग रहा है कि हाँ एकदम बढ़िया एकदम बोल रहे हैं, वैसे कैसे बोलें? हाँ मैडम, मुझे बहुत बड़ा स्टेजोफोबिया था किसी जमाने में, अभी नहीं है. मैं भी प्राइमरी स्कूल से आया था, क्लास 6 में इंग्लिश पढ़ी थी मैंने. वो रहता है. आप सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी और अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करें. मान लीजिए कि आपने कोई नया वर्ड देखा और आपको नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आप गूगल पर जाइए, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए. इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी और अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करें. उसके बाद जब भी आपका खाली समय है, सबके पास आजकल मोबाइल है, आप उसमें अपना वीडियो रिकॉर्ड करें बोलते हुए और उसको फिर बाद में देखें. मैं आज भी अगर मेरे बहुत सारे वीडियो जो मैंने लेक्चर लिए हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए भी, लोगों के लिए, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, तो आप उसमें देखिए. मैं जब भी अपने वीडियो देखता हूँ तो मैं अपनी पॉइंट आउट करता हूँ मिस्टेक्स. मैं कोशिश करता हूँ कि अगले लेक्चर में ये चीज ना आए. आप इसी तरह से अगर इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है बढ़ेगी. एक चीज का ध्यान रखें, मेरी एक थोड़ा तेज से बोलता हूँ, मतलब मैं जल्दी बोलता हूँ, मैं ज्यादा ठहराव नहीं है. तो उससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग होता है वो सेंटेंसेस नहीं पाता. अगर आपको ये कमी है तो आप अपने आप को, और वैसे भी आपको थोड़ा सा धीरे ही बोलना चाहिए. मुझे तो चूंकि 40 मिनट का रिस्ट्रिक्शन था तो मुझे थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ा. आराम से बोलिए और वॉइस मॉड्यूलेशन कीजिए. जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे देशवासियों अब थोड़ा धीरे हो गए. तो पिच अप एंड डाउन होनी चाहिए. किस चीज को आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा तेज से बोलिए, किस चीज को आप कम फोकस करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा धीरे बोलिए. जैसे ड्रामा में लोग करते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन धीरे धीरे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल में लाइए और रिकॉर्ड करके देखते रहिए. आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी और आपका जितना है
आई होप यू गॉट माय आंसर। यस सर, एक क्वेश्चन और है मेरा जी बताइए। कि जैसे मतलब कंटिन्यू पढ़ाई चलती रहती लेकिन ऐसा कि थोड़ा लो हो जाता है, तो जैसे मतलब लो हो जाता है तो आपने कहा एकदम कंटिन्यू ही रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, वरना आप नहीं है, लेकिन मैं हूँ इसके लिए। बताइए कि मतलब जिस दिन मैं रुक जाती हूँ उसके लिए क्या करूँ, एकदम मोटिवेट होके फिर से उस दिन फिर शुरू हो जाऊं, मतलब पढ़ने लगूं। देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप 4 दिन पढ़ें, 5 दिन पढ़ें और छठे सातवें दिन उन 5 दिन का रिवीजन करें। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपने सुबह पढ़ा कुछ, फिर आप गए, आपको नहाना है, आप नहा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा था। अच्छा, उससे क्या होता है, रिवीजन होता रहता है। सैटरडे संडे आप हर हफ्ते उन चीजों को रिवाइज करें, तो आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बोरियत नहीं हो रही है, और आप उन चीजों को रिवाइज करें तो आपको उतनी बोरियत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको हफ्ते में एक दिन ऐसा लगे कि आपको बोरियत हो रही है, तो आप कुछ अच्छी किताबें रखिए जिस चीजों में आपका इंटरेस्ट हो, आपका जो बैकग्राउंड हो, जिन चीजों को पढ़ने में आपको मजा आता हो, और कोशिश कीजिए कि किताबें ऐसी हों जो आपको हेल्प करें। ऐसा ना हो कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं। आप सेपियंस पढ़िए, आप एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राउट पढ़िए, आप ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़िए। इन सब किताबों को जब आप पढ़ेंगी, चूंकि इनको लिखने वाले जो राइटर्स हैं वो इतने रिप्यूटेड हैं, इतने ज्यादा उन्होंने अच्छे तरीके से लिखा है कि आपको पढ़ के इतना अच्छे से अंदर से आनंद आता है कि आपकी बॉडी के सारे सेल खुलते हैं। तो आप उन चीजों को पढ़ें, इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी आएगा, माइंड भी वाइड होगा और आपको बोरियत भी नहीं होगी। सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिवाइज करते रहें। जो आप 5 दिन आपने पढ़ा है, छठे सातवें दिन उसको रिवाइज करें। और अगर फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप पढ़ते समय चीजों को रिकॉर्ड कर मोबाइल में, और एक दिन जिस दिन आप बोर हो रहे हैं उसको सुन लें कान में हेडफोन लगा के, आपको बहुत फायदा होगा इस बात। आई होप यू गॉट आई एड्रेस योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्या सर, धन्यवाद। एनीवन एल्स? किसी के क्वेश्चन हो पूछें। चलिए, तो हम लोगों का समय भी लगभग समाप्ति की ओर है। डॉक्टर साहब मुझे क्षमा करें, आप तो मेरे गुरु हो रहे हैं। मुझे इस बात की क्षमा करें कि मैंने एक सेशन की बात हुई थी, मैंने आपके 2 सेशन ले। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। और किसी के क्वेश्चन हैं? चलिए ठीक है। सर एक क्वेश्चन का आंसर और हाँ ठीक है। सर, कभी कभी होता है कि आंसर राइटिंग में जीएस सेकंड और थर्ड पेपर में कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसके नोट्स अगर मैं रखता हूँ, दिखते हैं हम, तो निगेटिव टाइप होता है, मतलब ये गवर्नमेंट को अटैक करता है, मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो क्या वो लिखना सही है या? देखिए यूपीएससी की अप्रोच बहुत यूनिक है इस मामले में। हमको बताया जाता है कि आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखना है, आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। लेकिन मैंने यूपीएससी को देखा है कि उन्होंने सीएए पर भी क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजों पर क्वेश्चन पूछा कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है, आपको कभी कभी क्रिटिसाइज करना पड़ता है। लेकिन वो क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। आप ऐसा कोई भी क्रिटिसिज्म मत दीजिए जिसका आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते। बहुत जरूरी बात यह है, आप वही चीज क्रिटिसाइज कीजिए जिसमें आपके पास एक बढ़िया सॉल्यूशन हो। क्रिटिसाइज कीजिए, कंस्ट्रक्टिवली नीचे उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। आई होप यू विल गेट ए गुड मार्क। तो क्रिटिसिज्म इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपने सारी गाली दे दी और उसके बाद आप कुछ बता नहीं पाने कि सही कैसे होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर से उम्मीद किया थी कुछ गड़बड़ है, पॉइंट आउट करो, लेकिन उसको सुधारना कैसे है। मेरे पास ऑफिस में जब भी कोई एम्प्लॉय आता है कोई समस्या लेकर, तो मैं उससे कहता हूँ कि समस्या तो ठीक है, सॉल्यूशन बताओ क्या है, तुम ही बताओ सॉल्यूशन क्या है। और जब वो सॉल्यूशन बताता है तो मुझे समझ में आ जाता है, तो बहुत इजीली उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्योंकि जब आपसे ही सॉल्यूशन पूछा जाता है तो आप ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएं जो हो सकता है। तो इसलिए वो क्रिटिसिज्म आपकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। नहीं सर, कभी कभी टीचर्स जो होते हैं और बाकी एक्सपर्ट्स हैं, तो वो बताते हैं कि नंबर्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं। अब देखिए वो क्या कहते हैं, तो इस बात पर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को कभी भी क्रिटिसाइज करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट आप पढ़िए, इतनी कमेटी कमीशन बनते हैं, वो किस लिए बनते हैं? देखिए सिस्टम में फ्लॉ तो रहता ही है, सिस्टम में लूप होल्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप जब उन लूप होल्स को आइडेंटिफाई करें तो उनको प्लग कैसे करना है आप साथ में ये भी बताएं। और मुझे लगता है अगर आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे, ऐसी कोई क्रिटिसिज्म ना करें जिसका आपके पास सॉल्यूशन ना हो। आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो आपके नंबर बिल्कुल डेफिनेटली नहीं कटेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। फिर भी टेक इट विद ए डिस्क्लेमर। ठीक है सर, थैंक यू।
थैंक यू सो Okay, मच। sir, thank you. आपने इतना अच्छा प्रकाश डाला हमारे स्टूडेंट्स को। सर, एक और क्वेश्चन है। सेशन हमारा समाप्त होने वाला है, तो सर एक क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ठीक है। वैसे हाँ सर, मैंने पिछले साल सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया था, जिसमें मेरा मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और विश्वास था कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। तब